कहानी की शुरुआत में हमें जोसेफ को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के घने जंगलों में रहता है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस जंगल की खामोशी है। जोसेफ अपनी बेटी को जंगल में सरवाइव करवाना, जाल लगाकर शिकार पकड़वाना और खतरों से बचने के तरीके सिखाता है। वहीं उसकी पत्नी केविन और घर के काम का ध्यान रखती है। अब जोसेफ अपनी बेटी के साथ उन ट्रैप को चेक करने जाता है जो उसने शिकार पकड़ने के लिए बिछाए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका शिकार कोई पहले ही उठाकर ले गया है। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। बेटी कहती है शायद यह उसी ने किया है, लेकिन जोसेफ कोई जवाब नहीं देता। बस उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा होता है। इससे समझ आता है कि शायद कोई वापस लौट चुका है। इसके बाद जोसेफ वॉकी टॉकी से अपनी पत्नी से बात करता है और बताता है कि आज उन्हें शिकार नहीं मिला। वह अपनी पत्नी से कहता है कि जो खाले उनके पास बची है उन्हें शहर जाकर बेच आओ। वह खाले लेकर शहर जाती हैं, लेकिन बेचने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि वह घर का सारा सामान खरीद सके। शॉपकीपर कहता है यह आम जानवर भी खाले हैं, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो भेड़िए की खाल लानी होगी। लेकिन वह जानती है कि भेड़िया का शिकार करना आसान नहीं है। शॉप से निकलते समय उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जहां एक घर बेचने का विज्ञापन लगा होता है। वास्तव में उसकी इच्छा है कि उनका घर शहर में हो ताकि बेटी को अच्छी शिक्षा और आराम की जिंदगी मिल सके। लेकिन वे बचपन से ही जंगल में रहते आए हैं और शिकार के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं। वह यह सोचते हुए वापस केबिन पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि जोसेफ अपनी बेटी को जानवरों की खाल उतारना सिखा रहा है। डिनर के समय उनकी बेटी बताती है कि आज भी कोई उनका शिकार चुरा ले गया। यह सुनकर पत्नी अब घबरा जाती है। वह बेटी को उसके कमरे में भेज देती है और गुस्से में जोसेफ से पूछती है, तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? क्या वह वापस लौट आया है? अगर हाँ तो हमें कुछ करना होगा। दरअसल इस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया रहता है जो अक्सर उनका शिकार चुरा ले जाता है। जोसेफ ने कई बार उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह भेड़िया ताकतवर होने के साथ साथ बेहद चालाक भी है। जो भेड़िया उनके शिकार चुरा ले जाता था वह कभी भी जोसेफ के ट्रैप में नहीं फंसा। तभी जोसेफ की पत्नी कहती है कि हमें शहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जोसेफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि कल सुबह मैं फिर से उसके लिए ट्रैप लगाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं उसे जल्द पकड़ लूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि हमें हमेशा के लिए शहर चले जाना चाहिए। वहाँ वह नौकरी कर लेगी ताकि उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन मिल सके। लेकिन जोसेफ जवाब देता है कि उनकी पूरी जिंदगी शिकार करते बीती है, उन्हें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। अगली सुबह जब जोसेफ भेड़िया के लिए ट्रैप लगाने निकलता है, उसकी बेटी कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। जोसेफ मना करता है क्योंकि जंगल में खतरा है, लेकिन बेटी के जोर देने पर वह उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। कुछ देर के बाद जब उसकी पत्नी उठती है तो उसे पता चलता है कि जोसेफ बेटी को साथ ले गया है। वह वॉकी टॉकी से कॉल करके गुस्से में पूछती है, तुम उसे लेकर क्यों गए? जोसेफ जवाब देता है, अगर मुझे भेड़िए के पास होने का जरा भी संदेह हुआ तो मैं उसे तुरंत वापस भेज दूंगा। जोसेफ जंगल में ट्रैप बिछा देता है। तभी उसे जमीन पर भेड़िए के ताजा पंजों के निशान दिखते हैं। वह समझ जाता है कि आसपास खतरा है। वह अपनी बेटी को राइफल पकड़ाते हुए कहता है, तुम केबिन में वापस चली जाओ और रास्ते में अगर कोई खतरा दिखे तो बिना सोचे गोली चला देना। अब उसकी बेटी केबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। घबरा कर वह एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है। इधर उसकी पत्नी पानी लेने बाहर जाती है, लेकिन उसे भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर कर वह जल्दी से केबिन में वापस आती है। उधर जोसेफ छुपकर भेड़िए का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे भेड़िया नजर आ जाता है। वह तुरंत उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज उसकी बेटी भी सुन लेती है। वह समझ जाती है कि उसके पिता पास ही है, इसलिए वह तेजी से अपनी केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ को दिखाया जाता है। उसे लगता है कि उसने भेड़िया को मार दिया, लेकिन जब वह उस जगह वापस पहुंचता है जहां उसने गोली चलाई थी, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ खून के निशान। वह उन निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे कई महिलाओं की लाशें दिखाई देती है। उन्हें देखकर वह समझ जाता है कि यह काम भेड़िए का नहीं हो सकता, यानी जंगल में भेड़िया के अलावा कोई और भी है और वही असली हत्यारा है। यह देखकर वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए बेहद चिंतित हो जाता है। असल में यह हत्यारा एक साइको किलर है जो किसी तरह का अजीब रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है।
इसी वजह से उसने इतनी मासूम लड़कियों की हत्या की थी। जब जोसेफ वापस घर लौटता है तो वह यह सब अपनी पत्नी और बेटी को नहीं बताता, क्योंकि वह उन्हें डराना नहीं चाहता। वह बस इतना कहता है, आज भी भेड़िया मेरे हाथ नहीं आया, लेकिन कल मैं फिर जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जब वह जंगल में निकलता है तो अब उसका असली मकसद भेड़िए को मारना नहीं होता, बल्कि उस हथियारे को ढूंढ कर खत्म करना होता है, क्योंकि वह जान चुका है कि वह आदमी भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। उधर जोसेफ की पत्नी और बेटी नदी के किनारे होती हैं। बेटी नोटिस करती है कि काफी देर से उनका डॉग उनके साथ नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाना चाहती हैं, लेकिन तभी उनके सामने भेड़िया आ जाता है। दोनों डर जाती हैं। तभी जोसेफ की पत्नी को जोसेफ की बताई बात याद आती है कि अगर कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। वह डर कर भाग जाएगा, और वह बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। वह इतनी जोर से चिल्लाती हैं कि भेड़िया डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों तुरंत केविन की तरफ भागती हैं, लेकिन केविन लौटने पर भी उनका डॉग नहीं मिलता। पत्नी राइफल लेकर डॉग को ढूंढने बाहर जाती हैं। कुछ दूर उसे उनका डॉग मिल तो जाता है, लेकिन वह अब मर चुका होता है। दरअसल भेड़िया ने ही उसे मार दिया था। वह भारी मन से केविन लौट आती है, लेकिन अपनी बेटी से सच नहीं कहती। वह उससे झूठ बोलती है, डॉग कहीं नहीं मिला। रात को जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तब हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। लेकिन जोसेफ उस रात भी घर वापस नहीं लौटता, और ना ही वॉकी टॉकी पर उसे कोई कॉल आता है। यह बात जोसेफ की पत्नी को बेहद परेशान कर देती है। अगली सुबह वह अपनी बेटी के साथ जंगल में ट्रैप्स चेक करने निकलती है। वहां देखकर उन्हें फिर से झटका लगता है। ट्रैप्स में शिकार तो फंसा था, लेकिन भेड़िया उसे उठा ले गया। इसी जगह जोसेफ की पत्नी को एक महिला की रिंग मिलती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखने लगता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ शहर जाती हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ बताती हैं। जंगल में एक खतरनाक भेड़िया है। वह हमारे शिकार को उठा ले जाता है और शायद अब इंसानों पर भी हमला करने लगा है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर ठंडे अंदाज में कहती हैं, भेड़ियों के लिए जंगल ही उनका घर है। वे वहां शिकार करेंगे ही, और वैसे भी वह इलाका हमारे अंदर नहीं आता। जोसेफ की पत्नी समझ जाती है कि उसे यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। उधर जंगल में कुछ दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो भालू के डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जो बीच जंगल में खड़ी होती है, लेकिन अंदर कोई नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह गाड़ी यहाँ कैसे आई। फिर भी वे इसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। जोसेफ की पत्नी भी कैबिन लौट आती हैं। वह और उसकी बेटी जोसेफ को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं, क्योंकि यह दूसरी रात हो चुकी है, लेकिन जोसेफ अब तक वापस नहीं आया। जब वे सोने ही वाले होते हैं, तभी बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों राइफल लेकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। सुबह जोसेफ की बेटी उसे देखने जाती है और तभी उसे होश आ जाता है। वह भागकर माँ को बताने जाती है, मॉम उसे होश आ गया। जोसेफ की पत्नी उसके पास पहुंचती है। उस आदमी के पैर पर गहरे घाव होते हैं, जिन्हें वह सील देती है। उसे पानी भी पिलाती है, लेकिन बेटी को इस आदमी पर भरोसा नहीं होता। वह अपनी माँ से कहती हैं, डैड ने कहा था कि किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। इतनी रात को यह आदमी जंगल में कर क्या रहा था? उसकी माँ धीरे से जवाब देती है, वह जख्मी था। अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो वह मर जाता, और तुम्हारे डैड यहाँ होते तो वह भी यही करते। उस आदमी के जख्म बहुत गहरे होते हैं। थोड़ी देर बाद वह फिर से बेहोश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उसे होश आता है। अब वह जोसेफ की पत्नी को अपना नाम लू बताता है। वह कहता है, मैं एक प्रोफेशनल वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ, अलग अलग जंगलों में जाकर फोटोज लेता हूँ। इस बार मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहीं जंगल में फंस गया। फिर किसी जानवर, शायद एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी मुझे तुम्हारा कैबिन दिखा, इसलिए मैं किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया। उधर जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर को एक बार फिर से वही गाड़ी दिखती है, और यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लू की होती है। कई दिन बीत जाते हैं। लू अब काफी हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन जोसेफ अभी तक वापस नहीं लौटा। जोसेफ की पत्नी और बेटी हर रोज भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए नए ट्रैप लगाती हैं, लेकिन भेड़िया उनकी पकड़ में नहीं आता। दूसरी तरफ फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लड़कियां
जंगल से गायब हो चुकी हैं। वह खुद जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ती हैं, उसका पैर जोसेफ को लगाए बेयर ट्रैप में फंस जाता है। यह ट्रैप बहुत भारी और मजबूत होता है। दर्द से तड़पते हुए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ भी दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। वह दर्द से चीख उठती हैं। अगले दिन जब फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर वापस ऑफिस पहुंचती हैं, तो उसे पता चलता है कि पिछला ऑफिसर घर वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी ने वॉइस मेल किया होता है। यह सुनकर वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती हैं। इधर जोसेफ की पत्नी भी अपने पति को ढूंढने जंगल में जाती हैं। कुछ दूर चलते ही उसे जोसेफ मिल जाता है, लेकिन वह जोसेफ की डेड बॉडी होती है। उसे देखकर वह टूट जाती है और उसी पर उसे समझ आता है कि जोसेफ को किसी जानवर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने मारा है, और यह काम सिर्फ लू का हो सकता है, जो इस वक्त उसके कैबिन में है, जहां उसकी बेटी भी अकेली है। यह सोचकर वह बिना देरी किए अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वहीं फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर को जंगल में लू की गाड़ी मिल जाती है। पास ही उसका साथी ऑफिसर बेयर ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ होता है। उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है, इसलिए वह डर के मारे हवा में गोली चला देता है। उसकी साथी तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ जोसेफ की पत्नी राइफल लेकर अपने कैबिन पहुंचती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि उसकी बेटी सो रही है। वह चुपचाप लू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लू समझ जाता है कि जोसेफ की पत्नी को उसकी असलियत पता चल चुकी है। वह पीछे से उस पर हमला कर देता है। दोनों में जोरदार हाथापाई होती है और संघर्ष के दौरान गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर बेटी जाग जाती है, लेकिन वह अपनी माँ की मदद कर पाती उससे पहले ही लू जोसेफ की पत्नी को बेहोश कर देता है। इधर जंगल में रेस्क्यू टीम फॉरेस्ट ऑफिसर को बचाने पहुंचती है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस को आसपास और भी खून के निशान मिलते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि जंगल में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। उधर कैबिन में जोसेफ की पत्नी को होश आता है। लू उसके सामने खड़ा होता है और उससे गाड़ी की चाबी मांगता है। वह डरते हुए पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन लू कोई जवाब नहीं देता। असल में लू ही वह साइको किलर है जिसने जंगल में कई लड़कियों की हत्या की थी। जोसेफ को उसकी असलियत पता चल गई थी और मरते मरते जोसेफ ने उसे बुरी तरह घायल भी कर दिया था। लू ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम्हारा पति मेरे काम के बीच में नहीं आता तो मैं उसे नहीं मारता। उसे मेरी सच्चाई पता चल गई थी, जैसे अब तुम्हें पता चल गई है, इसलिए मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह उसे मारने आगे बढ़ता है, जोसेफ की पत्नी पास एक ट्रैप को उठाकर जोर से लू के चेहरे पर मारती है। ट्रैप उसके चेहरे में फंस जाता है और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ता है। वह दोबारा हमला करती है और लू बेहोश हो जाता है। अब वह अपनी बेटी को ढूंढने दौड़ती है। वह कमरे में पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। लू ने उसकी बेटी को मार दिया था। यह देखते ही उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वह सदमे से ढह जाती है। इसके बाद वह लू को रस्सी में बांधकर जानवरों की तरह हवा में लटका देती है और औजारों से उसकी स्किन निकाल देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंचती है, लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोसेफ की पत्नी अपने पति और अपनी बेटी का बदला ले चुकी होती है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।